हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, सीडीपी की क्लास में आप लोगों का वेलकम है। देखिए, आप लोगों का एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गया है। इसको देखते हुए मैंने टॉप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जमा किया है। इसका डिटेल तज्ज़िया करेंगे, यानी डिटेल इसका एनालाइज करके देखेंगे कि सवालात कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, उसका नेचर क्या है। इस तरह से अगर आप 50 क्वेश्चन कर लेते हैं तो इंशाल्लाह जो आपका 30 नंबर का सीडीपी आता है उसमें आपको पूरी मदद मिलेगी। ठीक है, इसमें जो कुछ पॉइंट है डिस्कस करने लायक उसको मैं डिटेल से डिस्कस भी करूँगा। चलिए, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार आपके पूछे जा रहे हैं, तो इसमें से टॉप 50 यानी 50 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन आपका उर्दू मीडियम में है। ठीक है, जो लोग उर्दू मीडियम जिन्होंने सेलेक्ट किया है उनके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। चलिए, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो, पेपर सेकंड हो, सबका सिलेबस बिल्कुल सेम है। ठीक है, उसमें कोई घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, दोनों लोग देख सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आपको वीडियो मुफीद लगी कि नहीं। इससे पढ़ाने वाले का मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, अब वीडियो थोड़ा तेज़ी से आपको मिलती रहेंगी क्योंकि एग्ज़ाम से पहले मैं सोच रहा हूँ काफ़ी हद तक आपकी तैयारी करा सकूँ। ठीक है, चलिए, और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे भी जुड़ जाएं, अपडेट आपको वहाँ से भी मिलती रहेगी। और इसी के साथ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें क्योंकि अभी देखने वाले क्योंकि बहुत कम हैं। आप जानते हैं तेलंगाना स्टेट में माइनॉरिटीज़ यानी मुस्लिमों की तादाद बहुत ज़्यादा है। उर्दू मीडियम आप लोगों की क्या है, आपकी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, दूसरी रस्मी ज़ुबान है। बहुत से लोग भरते हैं लेकिन आपके बहुत से साथियों तक वीडियो नहीं पहुंच पा रही है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने ग्रुप, जो भी कॉमन ग्रुप हो, चाहे बीएड या डीएलएड का, आप उसमें सेंड कर दें। ठीक है, इसी के साथ लाइक भी करें। चलिए, पहला सवाल देखते हैं। जो भी मुश्किल अल्फाज है उसको मैं इंग्लिश में भी बताता चलूँगा। जिस्मानी हैयत जसामत से मुताल्लिक़ अंदरूनी आज़ा जैसे दिमाग, मैदा और जिनसी आज़ा में तब्दीली ज़ाहिर करती है। जिस्मानी हैयत जसामत से मुताल्लिक़ अंदरूनी आज़ा जैसे दिमाग, मैदा, जिनसी आज़ा में तब्दीली ज़ाहिर करती है। ये क्या चीज़ है बताइए? ये नुमू है यानी ग्रोथ है, नशोनुमा है यानी डेवलपमेंट है, तरक्की यानी जिसको आप कहेंगे प्रमोशन है, इक्तिसाब या लर्निंग। बताइए, देखिए ये क्या चीज़ है? ये आपका नुमू है। एक चीज़ याद रखिएगा, ऐसी चीज़ में इजाफा हो रहा है जिसको आप नाप सकें, जिसका वज़न यानी जो क्वांटिटेटिव हो, वो अक्सर क्या हो, हमेशा क्या होगा, वो नुमू होगा यानी आपका ग्रोथ होगा। इंसानी ज़िंदगी में मुसलसल चलने वाला अमल क्या होता है? नशोनुमा, जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, डेवलपमेंट के लिए बात कही जाती है, ये ओम से टोम चलता है। ओम का मतलब यानी बच्चेदानी से, यानी माँ के पेट से। बच्चे का नशोनुमा कब से चलता है? माँ के पेट से ओम टू टोम्ब। टोम मतलब होता है कब्र। जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती तब तक क्या है? नशोनुमा चलता रहता है। यानी महद, एक लफ्ज़ आता है महद से लहद तक, यानी माँ के गोद से लहद मतलब कब्र तक कौन सा चलता है आपका? नशोनुमा यानी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ही का हिस्सा क्या है? आपका ग्रोथ है यानी नुमू। इंसानी जिस्म मिक़दारी यानी तबई तब्दीली क्या कहलाती है? बताइए, यही नुमू है। यानी जो आपका क्वांटिटेटिव है, जिसकी आप क्वांटिटी कर सकें, नाप सकें, तौल सकें, ठीक है, उसका वज़न कर सकें, उसकी चौड़ाई देख सकें, उसकी लंबाई देख सकें, क्या है? यही आपका नुमू है यानी ग्रोथ है, क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव अगर आ गया, ये क्या है? नुमू यानी ग्रोथ से इसका ये रिलेशन होगा। चलिए आगे चलते हैं। ज़ाहिरी तौर पर दिखाई देने वाले वज़न, लंबाई,
मोटा व दुबलापन के साथ साथ अंदरूनी तूल पर यानी अंदरूनी तौर पर दिलो दिमाग जैसे अंदरूनी आज़ा में होने वाली तब्दीली की वजह से होने वाली तब्दीली क्या कहलाती है। देखिए, बाहरी जो आज़ा डेवलप हो रहे हैं वो तो क्वांटिटेटिव हुआ, और क्वालिटेटिव यानी उसका दिमाग डेवलप हो रहा है, उसकी समझ डेवलप हो रही है। ये क्या है, एक इस चीज़ की मिसाल है, यही आपकी नशोनुमा। क्योंकि नशोनुमा में बताने की कोशिश की जा रही है, नशोनुमा में दोनों है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों पाया जाएगा। ठीक है। मेयारी तब्दीली का नाम क्या है बताइए, मेयारी तब्दीली क्या कहलाती है। मेयारी तब्दीली ही आपका नशोनुमा यानी डेवलपमेंट है। पुख्तगी का दारो मदार किस पर है, यानी पुख्तगी का दारो मदार किस पर है। पुख्तगी जिसको हम मैचुरेशन कहते हैं, इसका दारो मदार किस पर है, नमू पे है, नशोनुमा पे है, इक्तिसाब पे है या तरक्की पे है। इसका दारो मदार इक्तिसाब यानी लर्निंग पर है। ठीक है। चलिए, वालिदैन के ज़रिए तवारुसी खुसूसियात का हासिल करना क्या कहलाता है। यानी ऐसे औसाफ जो आपके पेरेंट्स से मुंतकिल हुए हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हम तवारुस कहते हैं, जिसको अंग्रेज़ी में लिख के क्या आएगा, हेरिडिटी। क्योंकि किसी भी इंसान के डेवलपमेंट में दो चीज़ मेजर रोल अदा करते हैं, एक हेरिडिटी, एक एनवायरनमेंट यानी तवारुस और माहौल। ठीक है। इक्तिसाब के हुसूल, तरबियत के हुसूल के लिए मैच्योर पाकर यानी पुख्तगी पाकर इक्तिसाब की महारत हासिल करना क्या कहलाता है। बताइए क्या कहलाएगा, ये आपकी पुख्तगी यानी आमादगी कहलाती है। बाबाए जीनियात यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है। बताइए, फादर ऑफ जेनेटिक किसको कहा जाएगा, फादर ऑफ जेनेटिक यानी ग्रेगर मेंडेल। ठीक है, ग्रेगर मेंडेल। कभी कभी अंग्रेज़ी में लिख के दे देते हैं, आपके पेपर में आएगा, कभी कभी इसी तरह इसको यानी उसका रस्मुल ख़त बदल करके नाम, क्योंकि नाम का कोई तर्जमा होता नहीं, लिख करके आ जाता है। ठीक है, जैसे ग्रेगर, याद रखिएगा, मेंडेल। ये क्या है, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। 10 नंबर पे क्या है, कहते हैं मेंडेल के बताए हुए तवारुसी कानून में मौजूद नहीं। मेंडेल ने वरासत यानी हेरिडिटी के कुछ लॉ ऑफ हेरिडिटी उन्होंने पेश किया है, उसमें इसमें से कौन उसमें शामिल नहीं है। बताइए, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी या लॉ ऑफ वेरिएशन, लॉ ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन जो चीज़ें रुजू होती हैं। ठीक है। लॉ ऑफ रिज़ल्ट, लॉ ऑफ रिज़ल्ट की बात इन्होंने नहीं की है। ठीक है। किसी तबके की औलाद उस तबके के वालिदैन की शक्ल व सूरत को रखना ये कानून क्या कहलाता है। मतलब जिस शक्ल व सूरत, जैसे उनकी आँखें हैं, जैसे उनकी नाक है, जैसे बाल का कलर है, उस तरह से बच्चे में जो मुंतकिल होना, इसको मेंडेल ने क्या कहा है, ये चीज़ पूछी जा रही है। इसको लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी मतलब क्या होता है, एक जैसा होना। जाहिर सी बात है, जो माँ बाप के औसाफ थे, उनकी हाइट ज़्यादा थी, उसी तरह उनके बच्चे लंबे हुए, आँखों का रंग, इसी के तरह नाक की साइज़, इसी तरह बाल का कलर, ये क्या है, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी कहलाती है। झेल में माबाद पैदाइशी का माहौल, माबाद पैदाइशी का माहौल क्या है बताइए। ये दर्जे हरारत यानी टेम्परेचर, घर का माहौल, समाज का माहौल, सभी हैं। ठीक है, ये चौथा वाला सही होगा। फ़र्द की नशोनुमा में माहौल के असर से ज़्यादा तबारुस का असर, ये किसका कौल है, किसने कहा है कि एनवायरनमेंट से ज़्यादा हेरिडिटी मुतासिर होती है, हेरिडिटी इम्पैक्ट
डालती है किस पे, बच्चे के ऊपर। ये बात किसने कही है, गाल्टन ने कही है या गोडार्ड ने कही है या फ्रीबेन ने या वाटसन। ये वाटसन का कौल है। किसका कौल है, ये वाटसन ने इस बात को कही है। ठीक है, चलिए गाल्टन की लिखी हुई किस किताब में ये कहा है कि ज़्यादा ज़हानत रखने वाले वालिदैन को ज़हीन औलाद होती है। किस किताब में गाल्टन ने कहा है कि माँ बाप अगर ज़्यादा ज़हीन है, आईक्यू लेवल उनका ज़्यादा है, तो बच्चे का भी आईक्यू लेवल ज़्यादा होगा। बताइए किस में कहा है, हेरिडिटी ऑफ जीनियस। गाल्टन की मशहूर किताब है हेरिडिटी ऑफ जीनियस, याद रखिएगा। इसमें इन्होंने इस बात को माना है। ठीक है, चलिए अब आगे है, यानी इसको कहते हैं डगडेल। ठीक है, डगडेल, ए डबल जी है, एक ही जी आता है। ठीक है, डगडेल ने उस ख़ानदान यानी फैमिली का मुशाहिदा किया, यानी किस है क्या, किस ख़ानदान यानी किस फैमिली का मुशाहिदा किया, यानी ऑब्ज़र्व किया है। इन्होंने जो किया है जोक्स, क्या यानी डगडेल या डुगडेल कुछ भी कहिए, इनका ताल्लुक़ किससे है, जोक से है। किससे है, जोक। क्योंकि द जोक यानी स्टडी ऑफ क्राइम या कहा जाता है पेपेरिज्म या स्टडी ऑफ डिजीज़ एंड हेरिडिटी। ठीक है, तो उन्होंने किस ख़ानदान का मुशाहिदा किया था, जोक। उसमें क्या था, उसमें कहा जाता था स्टडी, उन्होंने किसका मुताला किया, स्टडी ऑफ क्राइम यानी क्राइम का मुताला किया, इसी के साथ डिजीज़ यानी बीमारी का, इसी के साथ हेरिडिटी का। ठीक है, जेल में से किसने कालिकक ख़ानदान का मुशाहिदा किया। बताइए कालिकक किससे मुताल्लिक़ है, ये हैं वही, इसमें है गोडार्ड ने इसका किया था। ठीक है, इनका पूरा नाम है हेनरी हर्बर्ट गोडार्ड। क्या है, हेनरी हर्बर्ट गोडार्ड ने किया था। ठीक है, फ़र्द की नशोनुमा का ज़्यादातर इन्हिसार तवारुस पर होता है, यानी सबसे ज़्यादा हेरिडिटी ही उसके नशोनुमा में मुतासिर होती है। एक कौल किसका है, गोडार्ड का है। ठीक है, चलिए आगे है, फ़र्द की नशोनुमा के लिए तवारुस से ज़्यादा माहौल का असर होता है। ये माहिरीन माहौल का कहना है। उनका कौन सा माहिर माहौल इसमें से शामिल नहीं है, यानी एक के कौन इससे इत्तफ़ाक़ रखते हैं कि तवारुस से ज़्यादा माहौल यानी सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट बच्चे की नशोनुमा में ज़्यादा मुतासिर करता है, और तवारुस यानी हेरिडिटी बहुत ज़्यादा नहीं करती। इसको कौन मानते हैं, यानी WC यानी बेजले या गॉर्डन या फ्रीमैन। ठीक है, ये तीनों का मानना है। इसमें से क्या है, अल्फोर्ड का मानना नहीं है। अब पूछा क्या जा रहा है, कौन से शामिल नहीं है, अल्फोर्ड। ठीक है, चलिए यानी बेजले की लिखी हुई किस किताब में कहा गया है कि फ़र्द की नशोनुमा के लिए तालीम यानी एजुकेशन, मदारिस यानी स्कूल मुआविन साबित होते हैं, और मदरसा की सहूलियात यानी स्कूल में दी जाने वाली फैसिलिटीज़ और अफराद की नशोनुमा के दरमियान हम रिश्तगी पाई जाती है। ये बताइए किस में कहा है, एजुकेशन डिटरमिनिज़म। ये बेगले ने इसको लिखा है। ठीक है, इसीलिए इन्होंने इन्होंने माहौल यानी एनवायरनमेंट को सबसे ज़्यादा अहमियत दी है।
चलिए, कश्ती चलाने वाले जिस बच्चों का मुशाहदा करके किस माहिर ने बतलाया है कि बचपन की उम्र में उनकी ज़हनी खारिज किस्मत यानी जिसको हम आईक्यू कहते हैं, यानी इंटेलिजेंस क्वोशेंट ज़्यादा होती है और बढ़ती उम्र के साथ ज़हनी खारिज किस्मत यानी आईक्यू लेवल कम हो जाती है। ये कौल किसका है? ये है वुडवर्थ का। ठीक है, तवारुस और माहौल का माहसल ही फ़र्द है। कहते हैं इंसान क्या है? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का माहसल। ये कौल किसका है? ये कौल क्या है? वुडवर्थ का है। ठीक है, चलिए आगे है न्यूनेट स्टेज, क्योंकि अलग अलग स्टेज में बच्चों की पैदाइश से लेकर के मरने तक अलग अलग स्टेज में बांटा गया है। न्यूनेट स्टेज यानी शीर ख्वारगी की मुद्दत, इसमें से पैदाइश से 2 हफ्ता, ठीक है, यानी पैदाइश से 2 हफ्ता, ये 3 तक 5 साल, ये पहला वाला सही होगा। 2 हफ्तों, 2 हफ्ता यानी 14 दिन नहीं, पैदाइश से 28 दिन माना जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन ही सारा आप याद रखिएगा। पैदाइश से लेकर के 28 डेज तक यानी तकरीबन 1 महीने तक क्या है? न्यू ट्रेट स्टेज कहलाती है, यानी शीरख्वारगी की स्टेज। इस मरहला या दौर में दांत आना, किस मरहला दौर में दांत आना शुरू कर देता बताइए? न्यूनेट स्टेज, ये तो अभी 28 ही दिन का है, इसमें तो नहीं होगी। इन्फेंसी, इन्फेंसी किस में स्टेज कब से है? यानी 0 से 2 साल तक, तकरीबन बच्चों के 1 साल के आसपास दांत आ जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा सही होगा। तजब्जुब या कशमकश उम्र, यानी जिसमें बच्चा तजब्जुब या कशमकश में रहता है, मैं करूं तो क्या करूं। इब्तदाई बचपन है यानी प्यूबर्टी जो 8 से 14 साल का होता है। इन्फेंसी है या एडोलेसेंस, ये एडोलेसेंस है यानी 14 से 18 साल या 19 साल वाली जो एज होती है, जब बच्चा आमतौर पे +2 में रहता है, हाई स्कूल में रहेगा या इंटरमीडिएट में रहता है, उस टाइम बहुत तजब्जुब में रहता है। मैं करूं क्या, कौन सा कैरियर चुनूं, साइंस साइड में जाऊं, बायो लूं कि मैथ लूं कि कॉमर्स लूं, एक किस उम्र में ये सब होता है? एडोलेसेंस में। ठीक है, चलिए इंसानी नशोनुमा में मदरसा का दौर ये है, बताइए। इंसानी नशोनुमा में प्ले यानी एज ऑफ स्कूल यानी स्टेज ऑफ स्कूल किसको कहते हैं? लेटरल चाइल्डहुड, इन्फेंसी, एडोलेसेंस या प्यूबर्टी, बताइए इसमें से कौन सा होगा? लेटरल चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड कितना होता है? अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल और 7 से 12 साल तक। ठीक है, कहीं कहीं 7 से 14 साल भी लिख के आ सकता है। 7 से 12 साल तक लेटरल चाइल्डहुड, इसी को स्कूल एज भी कहा जाता है। ठीक है, सवालात करने का दौर यानी एज ऑफ क्वेश्चनिंग, किस स्टेज में बच्चा बहुत ज़्यादा सवालात करता है? बताइए किस स्टेज में सबसे ज़्यादा करेगा? चाइल्डहुड, बचपन में, जब बच्चा छोटा होता है 2 से 6 साल तक बहुत सवालात पूछते हैं। बच्चों की ज़हानत मेयारी नशोनुमा से मुताल्लिक तजर्बात करने वाला माहिर नफ्सियात। बच्चों की ज़हानत, बच्चों की यानी इंटेलिजेंस वगैरह पे मुताला और मेयारी नशोनुमा से मुताल्लिक तजर्बात करने वाला माहिर नफ्सियात कौन है? ये है पियाजे, जीन पियाजे। जहाँ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी उकूफ़ी या इदराकी नशोनुमा की बात आ जाए तो फ़ौरन आप जीन पियाजे के साथ जाइएगा। ठीक है, आगे है फ़र्द ख़ुद के बारे में और माहौल के बारे में मालूमात का हासिल करना, फ़हम हासिल करना क्या कहलाता है? ख़ुद के बारे में, माहौल के बारे में, बताइए। एक जो है क्रिएटिविटी है या कॉग्निटिव है या मोरल है, समाजियत है, ये क्या है? यही आपका उकूफ़ी है। ठीक है, उकूफ़ी आ जाए या इदराकी आ जाए। ठीक है,
कॉग्निटिव से मुताल्लिक है। वकूफ़ी या ज़हनी अमल में क्या चीज़ शामिल होती है, बताइए। यानी स्टिग्मा, तसव्वुरात, नशोनुमा, उमूमियत, ये क्या है? यानी स्कीमा कहा जाता है ना, स्कीमा की बात किसने? जीन पियाजे ने की है कि बच्चों के अंदर एक स्कीमा रहता है जिस स्कीमे से के ज़रिए उस शख्सियत को पहचानता है। ठीक है, जैसे आपसे कोई बात करे कि मेराज सर यूट्यूब पे तैयारी कराते हैं, आपने देखा है, तो अगर वो पहले से उनकी वीडियो देखेंगे तो वो फ़ौरन उनकी शक्ल, उनकी जहनियत उनके दिमाग में आ जाती है। उसी को उसको स्कीमा कहते हैं। ठीक है, स्कीमा की बात किसने की है? यानी जीन पियाजे ने की है कि जैसे बच्चे ने बिल्ली देखा, स्कीमे में आ गया कि जिसके पैर है, जिसके पूँछ है, उसको बिल्ली कहते हैं। फिर जब बच्चा दूसरे दिन डॉग देखा, उसने बिल्ली कह दिया, मम्मा मम्मा। फिर क्या है, क्यों उसने बिल्ली क्यों कहा? क्योंकि उसके स्कीमे में वो चीज़ फिट हो गई। ठीक है, आप जैसे हैदराबाद से जो एमपी हैं असदुद्दीन ओवैसी, आप कोई कहे ओवैसी को जानते हो आप, तो आपके दिमाग में उनकी पर्सनालिटी के लंबे चौड़े हैं, शेरवानी पहनते हैं, टोपी लगाते हैं, तो क्या है, वो चीज़ आपके स्कीमे में नाम लेते ही उनकी शक्ल सामने जो आ जाना, यही आपका जो है स्कीमा कहलाता है। किसी शय या चीज़ की शक्ल या हालत बदलने पर उसकी सिफत में तब्दीली ना होगी, एक कौन कहता है? एक किसका कौल है, बताइए। किसी शय या चीज़ की शक्ल या हालत में बदलने पर उसकी सिफत में, ये जीन पियाजे ही इस पर बातें करते हैं कि जब बच्चा कंजर्वेट, यानी उसको जब वो हो जाता है, क्या चीज़, कंजर्वेशन हो जाता है, तो बच्चा ये समझता है कि जैसे पानी दोनों गिलास में सेम है, अब ये चौड़ा है तो पानी इसमें यहीं तक रहेगा, ये पतला है तो पानी यहाँ तक रहेगा। तो कंजर्वेशन वाली स्टेज, जब कंजर्वेशन बच्चे को आ जाता है तो समझ जाता है कि चीज़ों के बदलने से मिक़दार नहीं बदलती, इसी को कंजर्वेशन ही कहते हैं। और डिसलेक्सिया ये तो डिसऑर्डर से मुताल्लिक है। ठीक है, यही कंजर्वेशन है। नए हालात में मुताबकत पैदा कर लेना क्या कहलाता है? नए हालात में यही एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट का मतलब ही होता है आप जिस सिचुएशन में जाएं, जिस माहौल में जाएं, उस माहौल में अपने आप को उस तरह से ढाल लें, उसी को एडजस्टमेंट कहते हैं। ये नहीं आप कहीं दूसरे माहौल में गए, आपकी लड़ाई हो गई, तो उसको एडजस्टमेंट नहीं कहते। पैदाइश से हासिल ना करके इंसान अपनी ज़िंदगी यानी हयात में अपनाता है। ठीक है, किस चीज़ को, बताइए, किस चीज़ को अपनाएगा? यानी रुझानात, जिसको हम टेंडेंसी कहते हैं। किसी मौजू को दिलचस्पी के साथ मुनहमिक होकर हिस्सा लेने वाली ज़हनी अमल को क्या कहते हैं? यही दिलचस्पी है, यानी इंटरेस्ट है। ठीक है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई दिलचस्पी ले रहे हैं तो किस में इंटरेस्ट है, तभी तो लेंगे। बच्चों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में अहम किरदार निभाने वाला इसमें से कौन सा है, बताइए। ये दिलचस्पी ही है। किसी चीज़ में आपको दिलचस्पी है कि आप जो है टेट निकालना चाहते हैं, इसलिए आप मेराज सर की वीडियो देखते हैं, तो दिलचस्पी है तभी तो देख रहे हैं। अगर फ़ायदा ना हो तो नहीं देखेंगे। हर फर्द में एक सा तौर पर ये नहीं पाए जाते। क्या चीज़ हर फर्द में एक साथ तौर पे नहीं पाए जाते? दिलचस्पी। सबकी दिलचस्पी अलग अलग होती है। कुछ लोग कहेंगे कौन यार वीडियो देखेगा, चलो कोई मूवी देखते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, समाजी नशोनुमा में ज़्यादा असर रखने वाला किरदार कौन सा है, बताइए। वालिदैन, दोस्त या दोनों? उनमें से कोई? दोनों, क्योंकि दोस्त क्या होते हैं, आपके समाज का हिस्सा हैं। वालिदैन तो सबसे ज़्यादा मुतासिर करते हैं। ठीक है, बच्चे किस उम्र में यानी पैरेलल प्ले में हिस्सा लेते हैं? किस उम्र में इस प्ले में हिस्सा लेंगे? ये 2 साल की उम्र में, 2 से 6 साल वाले में। ठीक है, लफ्ज़ इमोशन किस ज़ुबान से अख्ज़ किया गया है? इमोशन अक्सर जितनी इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी है, आप
को अगर कुछ ना पता हो, आप लैटिन वर्ड यानी लातीनी की तरफ जाएंगे तो 99% आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस ट्रिक को याद रखिएगा। आगे है, बच्चे में जाहिर होने वाला सबसे पहला जज्बाती पहलू कौन सा है? जज्बाती पहलू सबसे पहला कौन सा माना जाएगा बताइए? रोना, गुस्सा, तजस्सुस या बोरियत। ठीक है, ऑप्शन आपका तजस्सुस माना गया था। मेरे मुतालिक तो सबसे पहले बच्चा जब पैदा होता है तो रोता ही है। ठीक है, तो तजस्सुस या रोने में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, मैं तो समझता हूँ कि जज्बाती तौर पे सबसे पहले रोना ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा दोनों में से ज़्यादा फिट बैठेगा। बच्चे किस उम्र में कोऑपरेटिव प्ले में हिस्सा लेते हैं? बताइए। 5 से 6 साल, 2 से 3 साल, इसी वाले में 2-3 साल के बच्चे जोड़ी बनाकर खेलते हैं। इंसान में, ठीक है, क्रोमोज़ोम की तादाद कितनी है? 12 जोड़े, 23 जोड़े, 46 जोड़े, 26 जोड़े, 23 जोड़े, यानी 23 पेयर क्रोमोज़ोम के पाए जाते हैं। कितने? 23, यानी क्रोमोज़ोम्स अगर पेयर आ गया तो 23, और टोटल कितना है? 46, 48 लिख दिया, 46 है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। माँ से बच्चे में मुंतकिल होने वाले क्रोमोज़ोम की तादाद, यानी आपको पता है जो जब बच्चे का जन्म होता है तो दोनों के जो सेल मिलते हैं उसी सेल में क्रोमोज़ोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें से कहा जा रहा है कि माँ के कितने क्रोमोज़ोम बच्चे में जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा साइंटिफिक बात है, बताइए। कहा जाता है 22x। आपको पता है जो क्रोमोज़ोम होते हैं X और Y, ठीक है, 2 किस्म के होते हैं। बाप से बच्चे में मुंतकिल होने वाले क्रोमोज़ोम, यानी बाप से बच्चे में कौन सा क्रोमोज़ोम मुंतकिल होगा? बताइए। होने वाले क्रोमोज़ोम की तादाद पूछी जा रही है। कितनी तादाद होती है? 12 वाई। ठीक है, क्योंकि बाप से क्या है, यानी 12 वाई। ठीक है, चलिए। आइडेंटिकल ट्विंस, मुमासिल, यानी 2 बच्चे एक साथ जो पैदा होते हैं, मुमासिल जुड़वा बच्चों में तजर्बात करने वाला माहिर, इसमें किसने एक्सपेरिमेंट किया है? बताइए। इसमें जो नाम आता है बताइए कौन सा है? इसमें गाल्टन है, न्यूमैन है, हरलॉक है। इसमें गाल्टन का नाम आता है, पहला सही होगा, यानी सर फ्रांसिस गाल्टन। पूरा नाम क्या है? सर फ्रांसिस गाल्टन है। चलिए, हेरिडिटी जीनियस किताब किसने लिखी है? बताइए। ये लिखा है गाल्टन, यानी सर फ्रांसिस गाल्टन ने लिखी है। इंसानी नशोनुमा के मदारिज को बताने वाला माहिर, यानी इंसानी नशोनुमा के जो स्टेज को किस माहिर नफ्सियात ने बताया है? हरलॉक ने। किसने? हरलॉक में। लफ्ज़ प्यूबर्टी किस ज़ुबान से अख्ज़ किया गया है? मैं बताया था ना, लातीनी ज़ुबान। प्यूबेटरी स्टेज एक होती है, इसको समझ लीजिए। प्यूबेटरी स्टेज ख़ास तौर पे मानी जाती है अगर, यानी बुलूगत की, जिसमें बुलूगत के आसार दिखने लगते हैं। इसमें बच्चियों में अगर लेडीज़ है यानी फ़ीमेल है तो उसमें 8 से 13 साल, यानी 13 साल तक क्या है? यानी प्यूबर्टी स्टेज कहलाती है। और अगर बॉय है तो 9 से 14 साल। ठीक है, याद रखिएगा। पैदाइश से लेकर मौत तक चलने वाला, बताए ना, ओम से टोम कौन से चलेगा? नशोनुमा चलता है। इंसानी दौर में आखिरी मरहला कौन सा है? ओल्ड स्टेज है, जाहिर सी बात है।
अडल्टहुड की उम्र की मुद्दत बताइए, अडल्टहुड की उम्र की मुद्दत क्या कहलाती है? 13 से 17 साल या 21 से 40 साल? अडल्टहुड बिल्कुल जवान, जवान किसको कहते हैं? 21 से 40 साल। ठीक है, 40 साल के बाद धीरे धीरे जो है इंसान का जो पावर है वो थोड़ा सा घटने लगता है। तो हमने 50 सीडीपी के टॉप क्वेश्चन को किया है और इसी के साथ उर्दू की क्लास तो चल ही रही है। मजमूई तौर पे देखना हो तो इसमें 19 क्लास हैं, इसको आप देख सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की भी आपकी 15 क्लास है, इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाइए ताकि आगे वीडियो आपके लिए अपलोड की जा सके। और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, जुड़े नहीं हैं शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए, इंशाल्लाह मेरी दुआएं आपके साथ हैं कि आपका टेट किसी तरह क्वालिफाइड हो जाए और जहां तक मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए, और आगे कोई कुछ डाउट है तो आप व्हाट्सएप नंबर से भी आप पूछ सकते हैं 987360